हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 23 देखने को मिलेगा। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन बनेगा सीजीएल एग्जाम 2022 झारखंड के। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा बता दूं आपको कि आज क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। उत्तराखंड का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि अब उत्तराखंड का बीएड का एग्जाम है तो आपको जेसी सीजीएल में कैसे फायदा पहुंचाएगा। कभी भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। सबका हिंदी लगभग सेम होता है, अलग कुछ नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम आते हैं तो जरूर जुड़े। बाकी आप लोग एक थम्स अप जरूर दें। टेलीग्राम पे चैनल का नेम सर्च करके आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ और क्यूज मिल जाएगा। रिवीजन के लिए रख लीजिएगा, फायदा होगा। सुनते तो आप लोग हैं नहीं। बाकी एक थम्स अप जरूर दें। थम्स अप मतलब लाइक होता है ना, आप लोग लाइक मांगते हैं तो पता नहीं लगता है कि क्या मांग लिए। और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो जरूर बताइए। मुझे तो लगता है कि इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि टाइम आप लोग का सही नहीं चल पाता है ना, तो उसको देखता हूँ सही कर पाता हूँ। हो ही नहीं पाता है ना, मेरा खुद पे बस नहीं चलता है कभी कभी। तो ये सारा जो ऐसा कुछ टाइम पर मेरा खुद ही नहीं चलता है। थोड़ा सा क्या करूँ, मजबूर रहता हूँ समय से, मैंने इतना काम ही रहता है। और कल भी मैं झारखंड का स्पेशल सीरीज आने वाला है ना, शाम को 8 बजे आज देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल ही आ जाता, लेकिन रिकॉर्ड करने बैठा तो इतना ज़्यादा नॉइज हो रहा था ना कि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। 3 घंटा से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट हुआ ही नहीं। तो क्या करूँ, आज से मिलेगा। ओके, तो इसको एंजॉय कीजिएगा जरूर। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पे। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। वर्तनी मतलब होता है कि सही सही बताना है कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है। निरोग, नौ में छोटी की मात्रा है, बाकी 9 में यहाँ बड़ी की मात्रा है। निरोग है और फिर यहाँ पे निरोग है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें सही वर्तनी किसका है? तो इसमें देखिए सही वर्तनी है निरोग, इसका। ठीक है, इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद भी कर लीजिए अगर अगर पूछ दिया जाए तो। इसका होगा निह प्लस रोग। ध्यान दीजिएगा, निह प्लस रोग जो होता है वह जाके बन जाता है निरोग। क्या बन जाता है? वह निरोग बनता है। और यहाँ पे 9 में छोटी की मात्रा होता है, याद रख लीजिएगा ना। निरोग संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसका संधि बोलते हैं। संधि होता है सम प्लस धी। ओके, चलिए आंसर होगा निरोग। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। एक वर्ड होता है अनाधिकार। क्या होता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं ना जो हम लोग गलत पढ़ते हैं ना। एक वर्ड होता है अनाधिकार। क्या होता है? अनाधिकार। तो क्या जो वर्ड आप देख रहे हैं क्या सही है? अनाधिकार आप लोग पढ़ते होंगे, ये गलत वर्ड है। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड है जो आप लोग गलत पढ़ते हैं। तो अनाधिकार एक गलत वर्ड है। अनाधिकार होता ही नहीं है वर्ड, अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार, ये सही वर्ड है, समझे? अनाधिकार नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तब लगा लीजिएगा, तो ये सही चीज़ है। आंसर आपका बी हो गया, सही वर्तने वाले सब। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बीएड के एग्जाम में आया था। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की अष्टम सूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। क्या है? टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल बताऊंगा कि शुरू में कितना था, अब कितना हो गया। पूरा सफर पर ले चलूंगा, डिटेल में बताऊंगा, जिसमें जीके का भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ओके, 22 भाषा देखिएगा संविधान में देखने को मिलता है। अब 22 भाषाएं कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। यहाँ से 22 टोटल देखने को, आसामी, बंगाली, ओके, बोडो, डोगरी, गुजराती वगैरह, हिंदी भी है यहाँ पे, संस्कृत वगैरह भी देखने को मिलेगा, संथाली वगैरह, ये सब देख लीजिएगा। सारा यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारा लैंग्वेज। एक इंपॉर्टेंट है कि नेपाली लैंग्वेज, किधर गया भाई? नेपाली, यहाँ देखिए, नेपाली लैंग्वेज को हम लोग जो है अपना 8वीं अनुसूची में दे दिए हैं दर्जा, लेकिन 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 इंग्लिश को कहीं दर्जा नहीं दिया है। तो इंग्लिश बेचारा गुस्सा रहता है, मैं एक चीज़ बार बताता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश को लिया जाता है इंडिया में। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 343 बोलता है कि हिंदी का लिपि है, हिंदी भाषा है और उसका लिपि देवनागरी है ना। तो इस तरह से बात किया जाता है। ओके, आर्टिकल 343(1) में, ओके, संविधान में तो प्रोविजन है। बाकी इंग्लिश में हमारा काम काज चलता है। आइए थोड़ा सफर पर लेके चलते हैं कि शुरुआत में 14 भाषाएं थी। अगर देखिएगा शुरुआत में 14 भाषाएं थी, तो 14 से 22 भाषा कैसे बना, आइए इसका सफर आपको तय करा देते हैं। तो जैसे देखा जाए 1967 की बात है। 1967 में फर्स्ट ऑफ ऑल 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 21वां संविधान संशोधन हुआ। तो 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? देखिए हिंदी से रिलेटेड है, थोड़ा सा प्रोविजन हमको पता होना चाहिए ना, जीएस में भी फायदा करेगा, ध्यान से देखिएगा। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आप लोग सिंधी लैंग्वेज को ऐड किए। किसको? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किए, तो इसको याद रखिए। तो आपका 14-15वां भाषा हो गया। ओके, उसके बाद 1992 की बात है भाई, 1992 की बात है। और 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? उसमें आप लोग 71वां संविधान संशोधन किए। क्या किए? 71वां संविधान संशोधन कर दिए और बोले कि चलो भाई मणिपुरी और कोंकणी और नेपाली 3 लैंग्वेज को आप लोग ऐड कर दिए। तो नेपाली लैंग्वेज जो ऐड किया गया था वो 92 में किया गया था, 1992 में 71वां संविधान संशोधन था। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेज ऐड हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2003 की। 2003 में जो है संविधान में संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 92वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? बोडो, क्या हुआ? बोडो, डोगरी,
मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज जो है से ऐड किया गया। संथाली कहाँ का है? झारखंड का है आपका। ओके, तो इसको पता रखिएगा। मैथिली मिथिला रीजन बिहार में बोला जाता है। डोगरी होता है आपको जम्मू कश्मीर बोला जाता है। बोडो बोडोलैंड की मांग होता है आसाम में ना। तो ये सारा कुछ कुछ भाषा याद रख लीजिएगा। तो एक 14 था, यहाँ से हुआ 15, 15 से कितना हुआ? 3 18, 18 से 4 22 हो गया ना भाई, मैथ तो आता होगा। तो हो गया सारा। कब कब क्या हुआ था थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जीके में फायदा करेगा। ओके, और कौन कौन लास्ट हो तो डायरेक्ट पूछते हैं आपसे। बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो है ये सब लास्ट पूछते हैं कि कौन संविधान संशोधन से हुआ, कब ऐड किया गया, क्या हुआ। तो 92वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। 92 में नहीं था, 92वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था। और 1992 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन था। और सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ओके, चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आता है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वह सोता है में, वह सोता है में सोना यानी कि सोता जो है कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर समापिका? कौन सी क्रिया है? तो देखिए वह सोता है जिसमें देखिएगा जो क्रिया का फल खुद कर्ता पर ही पड़े। क्या हो? क्रिया का फल खुद कर्ता पर ही पड़े, वह जो होता है सो वहाँ पे देखने को मिलेगा अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। तो वहाँ पे कर्म नहीं होता है जिसका, क्या होता है? वहाँ पे कर्म नहीं होता है, तो अकर्मक क्रिया हो गया। अब भाई कर्म क्या होता है? तो इतने सारे आप लोग कर्म अभी तक पता नहीं है। कर्म क्या होता है? कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म को आप लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको पहचानने का तरीका होता है क्या। जैसे क्वेश्चन कीजिए क्रिया में क्या लगाकर, क्रिया में क्या लगा क्वेश्चन कीजिए, वह क्या सोता है। तो क्या सोता है कौन सा सवाल है, मतलब कुछ आंसर ही नहीं मिला। तो इसका जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यही कहने का तात्पर्य था। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, राम श्याम मोहन गीता सीता रमिता पता नहीं क्या क्या जो नाम होते हैं, सब तो कॉमन नेम है। तो ये सब एग्जाम्पल में बहुत चलता है। तो देखते हैं यहाँ से, राम जो है से रोटी खाता है। तो राम क्या खाता है? अरे भाई रोटी, तो आंसर मिल गया ना। तो आंसर मिल गया तो उसका ऑब्जेक्ट है, इसके आंसर नहीं मिला तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वह सोना क्रिया हो गया। ओके, नाचना वगैरह जो क्रिया होता है, सुनना वगैरह, तो ये सब जो होता है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। वह सोता है। ओके, ये लड़का सो रहा है। जब क्लास 10th में था तो ये बहुत फेमस है, तो रट गया था आपको। वह लड़का सो रहा है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक। छोटे छोटे क्लास में थे तो ऐसे रट भी जाते थे। होता क्या है ना कि जो छोटे क्लास में आप रहते हैं तो कोई चीज़ रट भी जाते हैं ना, तो बाद में आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे, कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो रट जाओ उसको। ठीक है, कोई भी तिकड़मबाजी लगा के उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य सही है। वाक्य आपको बताना है कौन सा सही है। चाकू, थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा हंसी भी आएगा। चाकू से बंदर को काटकर सेब खिलाओ। चाकू से बंदर को काटकर, बंदर को काटने के लिए बात कर रहा है तो गलत हो गया। सेब, बंदर को काटकर सेब कैसे खिलाएंगे? चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिलाओ, कुछ हद तक सही लग रहा है। चाकू से काटकर बंदर को सेब खिलाओ, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिलाओ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चाकू से बंदर और सेब को काट कर खिला दो, अजीब लग रहा है। यहाँ पे सही सेंटेंस होगा बी ना, सही सेंटेंस बी होगा। चाकू से सेब को काटिए और बंदर को खिला दीजिए। ठीक है, इसे बंदर का तो फेवरेट केला होता है ना, खरगोश का गाजर, गाय का घास। इनमें से कौन सा निपात है? निपात का नाम सुने भाई? देखिए निपात क्या होता है, निपात कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द पर जोड़ देने के लिए यूज होता है। क्या होता है? किसी शब्द को जोड़ देने के लिए यूज होता है, उसको निपात कहते हैं। जैसे इसको अगर देखिएगा, निपात जो है नेपाली भाषा का शब्द है। क्या है? निपात जो है नेपाली भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में अंतःक्षेपी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी शब्द बोला जाता है। इसको याद रख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। देखिए अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन था, ऐसे में उठा के पढ़ देता हूँ आपके सामने। मुझे भी पता है कि सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, कुछ भी ऐसे ही नहीं देता हूँ ना। तो अंतःक्षेपी जो है से को निपात कहते हैं। निपात इसको नेपाली में इसको बोलते हैं निपात, थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं पहले निपात होता क्या है, तब तो हम क्वेश्चन पे। देखिए निपात होता है किसी आप लोग शब्द में या वाक्य में जोड़ देने के लिए होता है। जैसे कल शिक्षक आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं, कल शिक्षक भी आएंगे। अरे भाई तब तो पूरा तैयारी करना पड़ेगा। ओके, कल शिक्षक भी आएंगे, तो थोड़ा यहाँ जोड़ पड़ रहा है, तो भी एक क्या हो गया? निपात हो गया। राम को आज रात रुकना पड़ सकता है, लेकिन ही लगा दिया। राम को आज रात रुकना ही पड़ सकता है, इतना जोर से बारिश कल आया है कि रुकना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे? कल से मैं आपके साथ स्कूल जाऊंगा, और भी लगा दिया, तो मैं भी जाऊंगा यानी कि जोड़ लगा रहा है। राधा ने हद कर दी, राधा ने तो हद कर दी, तो यहाँ से तो वर्ड हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ शब्द देखते हैं ना, ये सारे शब्द निपात होता है, जोड़ देने के लिए यूज होता है वाक्य में। ओके, तो याद देख लीजिएगा, इसमें जो शब्द है ही वगैरह, ये सारा ही जो है यही एक निपात है। ओके, राम ही चोर है क्या है? मैं तो राम जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी चोर नहीं हो सकते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक नॉर्मल बच्चा है कोई राम, वह चोर है। ठीक है,
राम ही चोर है, तो जोर देने के लिए बोल रहे हैं उस पर, ठीक है, समझ गया ना। तो यही निपात होता है, अंतःक्षेपी शब्द बोलते हैं। आई होप के समझ में आ चुका होगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अंधे की लाठी। तो हमको नहीं लगता है कि कुछ इसमें बताने की जरूरत है। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, जैसे कि सरवन जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, ओके, रामायण में, तो वही अंधे की लाठी थे। लाठी की अंग्रेजी किसको किसको पता है? लाठी की अंग्रेजी लिखी जरा, थोड़ा देखते हैं किसको किसको लाठी का इंग्लिश पता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या फिर उपकारी? क्या होना चाहिए? तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन ना बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ, जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए सबको पता होता है, लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, बार बार आता है। देखिए अलग एग्जाम उठा के तो बहुत बार आया है क्वेश्चन, हमेशा आते रहता है, तो आप सभी संभावना लगा सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार को न मानता हो, यानी कि उपकार को न मानने वाला, ठीक है। बाकी परोपकारी क्या होता है और उपकारी क्या होता है? परोपकारी मतलब होता है जो दूसरों को निस्वार्थ भावना से हेल्प करता है। उपकारी होता है जो अपने आप को उपकार करता है। कहने का मतलब उपकारी क्या होता है? जो अपने सहायता करता है उसको उपकारी बोलते हैं, और जो दूसरे को सहायता करते हैं उसको परोपकारी बोलते हैं। तो आप लोग उपकारी बनिए या परोपकारी बनिए। एक जब तक एक लाइक करने के लिए बोल दो सब आंख बड़े बड़े करने लगे कि क्या मांग लिया भाई। एक थम्स अप जरूर दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। कोई अगर कुछ काम कर रहा है थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, यही दिक्कत होता है ना। मतलब एक देख रहा था, कौन था, नितिन का कोई वीडियो था, देख रहा था नितिन का, साउथ इंडिया का मूवी आपको पता होगा, आप लोग साउथ इंडिया बहुत मूवी देखते हैं। तो नितिन का वीडियो था, उसमें सबको गुब्बारा दिए और बोले ना कि जिसके पास 2 मिनट के बाद जिसके पास गुब्बारा बचेगा वो विनर होगा। तो सब ऐसे क्या करने लगे, सब एक दूसरे गुब्बारा फोड़ने लगे, क्या कहिए, सब में इसमें पिन डालने लगे, ओके, सब में पिन डालने लगे, जिसका गुब्बारा बचेगा वो विनर था। तो सब कोई ने उस गुब्बारा को फोड़ दिया, तो कोई विनर नहीं बचा। जिससे सार क्या था, अगर भाई किसी गुब्बारा नहीं फोड़ा जाता तो सब कोई जो है विजेता होता। तो ये सार है, तो सबको सपोर्ट करके चला कीजिए, इसलिए बोलता हूँ। तो इसका आंसर कृतज्ञ हो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ कर लेता हूँ, बुरा तो नहीं लगा ना। चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? जब मैं इसको एक बार क्वेश्चन देखा तो मुझे इसका क्वेश्चन को खोजने का मतलब जो है इसका मतलब हिंदी मीनिंग जो खोजना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा आदत है ना कि जब कोई हमारा सुपर हीरो होता है, जैसे आर्यमान, शक्तिमान, टोबो, बोंगो वगैरह बहुत पुराने ज़माने में आते थे, तो उस समय देखा करता था, जूनियर जी वगैरह। तो जब मैं आर्यमान देखता था तो वहाँ पे चंद्रहास के लिए आपको पता होगा आर्यमान निकले थे। तो चंद्रहास एक तरह का तलवार था, क्या था? एक तरह का तलवार था। तो मुझे पता चल गया कि वो चंद्रहास मतलब तलवार होता है, ठीक है। तीर और बाण एक चीज़ है, धनुष मतलब होता है धनु ना, धनुष मतलब होता है धनु होता है ना, चाप वगैरह बोल सकते हैं, धनुष का एक पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, ओके। और बाण और तीर एक होता है ना, बाण को ही तीर कहते हैं। जो बाण का रखने के लिए एक देखे होंगे कैसा बना होता है ना, एक ऐसा बना होता है इस तरह का, देखे हैं, बाण रखने के लिए एक तरह का थैला होता है इस तरह का, ओके, इसमें डोरी लगा होता है, ओके। तो बाण रख लेते हैं, इसको लोग तर्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्कस। क्या बोलते हैं? इसमें बाण रखा होता है तो इसको आप लोग तर्कस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? तर्कस। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तर्कस, क्लियर। चंद्रहास किसका हो गया? तलवार का, तलवार का है यह पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है। मोहन बड़ा परिश्रमी है, इस वाक्य है। इस वाक्य में बड़ा का आखिर क्या है? ये क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। क्या है यह? विशेषण है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है या फिर अव्यय है। अब परिश्रमी मतलब होता है लेबोरियस। क्या होता है? लेबोरियस। और लेबोरियस जो होता है नाउन से बना है, नाउन मतलब लेबर होता है, लेबर से बना है लेबोरियस, LABORIOS। लेबर से क्या बना हुआ है? लेबर से बना हुआ है लेबोरियस, मतलब होता है परिश्रमी। अब परिश्रमी क्या है? परिश्रमी एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है। और विशेषण की विशेषता कौन बतलाते हैं? तो विशेषण की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे वह अच्छा आदमी है बोल दे, तो अच्छा यहाँ से क्या है? अच्छा यहाँ से एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो मैं बोल दूँ कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है, तो बहुत क्या हो गया? तो बहुत वहाँ पे प्रविशेषण का कार्य करता है। तो उसी तरह से परिश्रमी है तो बहुत ही परिश्रमी है, उसके लिए क्या हो गया? प्रविशेषण उस शब्द को बोला जाता है, ठीक है। अव्यय वगैरह तो वैसे शब्द हैं जिनका कोई भी लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रति आप लोग पढ़े होंगे, अभी भाई समास आएगा तो बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? प्रविशेषण इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन है। अब अष्टछाप क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना, पूरा क्वेश्चन पे आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या बात की जा रहा है।
यहाँ से देखिए अष्टछाप के बारे में थोड़ा सा बात कीजिएगा तो वल्लभाचार्य के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, इनका पुष्टि मार्ग था। तो वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्ग था उनको मानने वाले 8 कवि का ग्रुप है जिनको आप लोग बोलते हैं अष्टछाप कवि। ठीक है, क्या बोला जाता है? अष्टछाप कवि बोलते हैं। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनका नाम था गोस्वामी विठल दास। क्या था? गोस्वामी विठल दास। तो उनके आशीर्वाद की छाप लगाई, उसे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा वल्लभाचार्य के द्वारा तो 1565 में पुरंदर की संधि नहीं हुआ है 1665 में ना, 1565 है। तो 1565 में जो है से आपका जो है से वल्लभाचार्य जैसे अष्टछाप की स्थापना किए थे। उसके बाद इनके पुत्र जब गोस्वामी विठल दास आए तो 1965 में भी जो है से आपको देखने को मिलेगा 1965 में भी जो है से यहाँ पे अष्टछाप की स्थापना किया गया। तो पहले 4 शिष्य थे, कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो यही सारे थे जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनको अष्टछाप में माना जाता है। उसके बाद गोस्वामी विठल दास के शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी या फिर है चतुर्भुज दास। तो ये सारे जो है से अष्टछाप में आते हैं। टोटल 8 कवि का ग्रुप आपको देखने को मिल गया, तो यही अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अब तो समझ में आ चुका होगा ना। जो विठल दास है 1965 में स्थापना किए थे अष्टछाप का, 4 इनके शिष्य को माना जाता है। और जो वल्लभाचार्य जी थे वो वल्लभाचार्य जी 1565 में जो है अष्टछाप की स्थापना किए थे, उनके 4 शिष्य को जो है से अष्टछाप की संज्ञा दिया गया था। तो याद रख सकते हैं, जिनमें सूरदास, कृष्णदास इंपॉर्टेंट है, ओके, कुंभदास इंपॉर्टेंट है, परमानंद वगैरह भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूरदास भी है ना, याद रख लीजिएगा। वल्लभाचार्य कौन थे पता है? वल्लभाचार्य जो थे से सूरदास के गुरु थे, इस चीज याद रख लीजिएगा। सूरदास के गुरु जो है से वल्लभाचार्य जी थे, और कहा जाता है कि मात्र ये 10 दिन के बड़े थे। सोच लीजिए, मात्र 10 दिन के बड़े थे इनके गुरु। ओके, तो गुरु आपका कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी आपको उसको गुरु मान सकते हैं। ओके, तो हो गया आपका, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और कबीरदास के गुरु थे रामानंद। तो सब तो कुछ थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तुलसीदास के गुरु जी कौन थे आपको बताइए, बता सकते हैं आपके गुरु जी कौन है? चलिए, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं? तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से सारा आपको दिखने को मिल रहा होगा, कृष्णदास ही आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृष्णदास होना चाहिए। कोई दिक्कत है आप तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं क्वेश्चन को उठा लिया ताकि बहुत चीज़ आपको सीखने को मिल जाए। नेक्स्ट पूछ सकते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो बहुत है, छायावादी कवि में देखने को मिलेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी छायावाद पर क्वेश्चन आप लोग थंबनेल में देखा होगा तो आ जाएगा। तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इन टाइटल अपना निराला लगाते हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल होता है, अनामिका वगैरह कुछ कुछ जो है इनका जो है रचनाएं हैं, याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, सुमित्रानंद पंत को ना, सुमित्रानंद पंत को आप लोग कवि के सुकुमार कवि बोलते हैं, सॉरी, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जो बुक है चितंबरा है ना, चितंबरा बुक है, इनको याद रख लीजिएगा। चितंबरा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। अब बता क्यों रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। चितंबरा से चितकोबरा को ना कंफ्यूज मत कीजिएगा। चितकोबरा जो है वह कौन लिखे हैं? मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है ना बुक। चितकोबरा मृदुला गर्ग लिखी है, चितंबरा है यह सुरेंद्र पंत। ओके, जयशंकर प्रसाद का आई थिंक आएगा, इनका कामयानी बुक याद रख लीजिएगा ना, कामयानी। ओके, चलिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कितना अच्छा मतलब स्टेटमेंट है, सुंदर। नेक्स्ट है, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली या फिर संजीव। तो देखने को मिलेगा सर्कस उपन्यास के लेखक संजीव जी हैं। तो संजीव जी के बारे में याद रख सकते हैं, सर्कस उपन्यास इन्हीं के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आता है छायावाद। अभी छायावाद के बारे में चर्चा किया जा रहा था, तो छायावाद आखिर होता क्या है चर्चा करूंगा। तो छायावाद का समय जो है से कब माना जाता है? 1918 से 35, 20 से 1936, 1936 से 1940, 1900 से 1920 तक। देखिए, छायावाद आखिर होता क्या है? तो देखिए, छायावाद अगर हिंदी में देखिएगा तो हिंदी साहित्य में रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 से 1936 की प्रमुख युगावनी रही। कहने का मतलब है, इस काल में बहुत सारा रोमांटिक जो है काव्य की रचना है। जैसे जयशंकर प्रसाद देख लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बात किया था ना, सुमित्रानंद पंत बोलिएगा, महादेवी वर्मा है, ये सब बहुत रोमांटिक वगैरह जो पोएम वगैरह कंपोज किए हैं, तो पोएम वगैरह कहानी वगैरह लिखे हैं। तो ये सारा जो है छायावाद के अंतर्गत आता है। इसका जो है टाइम पीरियड 1918 से 36 तक है, और कहीं कहीं देखिएगा तो 1920 से लेकर 36 तक है। ध्यान दीजिएगा, 1920 से 36 तक। तो जो गिवन ऑप्शन से यहाँ से देखने को मिल रहा है, छायावाद समझ में आ चुका है ना। तो जो गिवन ऑप्शन है वहाँ से 1918 तो है, लेकिन लास्ट 1935 तक है। तो 1935 नहीं लेंगे इस ऑप्शन को, हम लोग सही मानेंगे 1920 से 1936 तक ही मानेंगे। क्लियर?
18 से लेकर 36 तक ऐसा टाइम पीरियड है, कहीं को 1920 से ही बोला जाता है। तो जो गिवन ऑप्शन यहाँ से है उसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही सही टिक करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लिए सारे आपने, छायावाद नामकरण। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, जो छायावाद नाम आप लोग देखते हैं वह जो छायावाद नाम है वह मुकुटधर पांडे जो है से यह छायावाद नाम दिए हैं। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आ जाए तो देख लीजिएगा। हिंदी भाषा से रिलेटेड भाई, हिंदी साहित्य आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं चर्चा किया था आपको कि हिंदी साहित्य में हम लोग गुण अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे, उसको छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा। बुक वगैरह आथर वगैरह कॉमन चीज़ है कि आएगा ही एग्जाम में। संसद से सड़क तक बोला जा रहा है, संसद से सड़क तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो संसद से सड़क तक जो पुस्तक है उसके लेखक है सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल जो है से लिखे हैं संसद से सड़क तक पुस्तक के रचनाकार लेखक बोल सकते हैं। क्लियर? आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है उर्वशी। क्या है? उर्वशी है किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। क्या होना चाहिए? तो आपको बताया था उर्वशी जो है से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक। उर्वशी बहुत बार आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। ओके, चलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है ना, रामधारी सिंह दिनकर को आप लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, दिनकर। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है रामचरितमानस। अब तो कहने की बात ही नहीं रहा। रामचरितमानस की रचना किसकी रचना है? सॉरी, सूरदास, कबीरदास, केशवदास या तुलसीदास। तो देखने को मिलेगा आपको यह तुलसीदास की रचना है। ओके, सूरदास सूरसागर वगैरह का कंपोज किया था, आपको याद होगा। ओके, सूरदास गुरु को बताए थे, सूरदास गुरु थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। और कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे आपके रामानंद। तुलसीदास के गुरु कौन थे आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है ना, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अवधी। अच्छा, अवधी किस भाषा के अंतर्गत आता है? कितना बार पढ़ा चुका हूँ, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? बताइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, आप लोग बहुत सिर्फ सुनते रहते हैं। प्रेम सागर जैसे किसकी रचना है? याद रख लीजिएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। किसका? लल्लू लाल। सूरसागर सूरदास नाम इसलिए दिया है ना क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाए, सूरसागर यह कंपोज किए थे इसीलिए, ठीक है, उनकी रचना है। तो आंसर क्या हो गया? लल्लू लाल जो है से लिखे हैं। ओके, चलिए याद रख लीजिएगा। मेरा भाई वगैरह भक्ति शरण देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें देखना है चारों वर्ड में कि कौन सा शुद्ध है, परिणति, परनति, परिनीति या फिर परिणति। क्या सही होना चाहिए? तो देखिए, जो आपका सही वर्ड होगा इसमें परिणति होगा। क्या होगा? परिणति होगा या परिणति होता है। परिणति मतलब होता है झुकाव ना, क्या होता है? झुकाव आप लोग बोलते हैं। ओके, चलिए, वह जो परिणति है, जो परिणति चोपड़ा आप लोग नाम सुने हैं, उसका मतलब चिड़िया होता है ना, ये भी परिणति गलत लिखा हुआ है। वह जो परिणति नाम वाला परिणति होता है उसका मतलब चिड़िया होता है, यह परिणति मतलब झुकाव होता है। अब बताइए कि क्वेश्चन कितने बार आपको बता चुका हूं। देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उज्जवल, 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 कौन सा इसमें सही है? जो कॉमन मिस्टेक होता है लोग करते हैं, यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा सी ना। जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, उज्जवल, यानी कि यहाँ पे पूरा ज लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पे पूरा ज नहीं होता है, दोनों जगह आधा ही ज होता है। ओके, तो उज्जवल, ठीक है, यही होगा सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में, तो दयानंद में कौन सा संधि होगा? देखते हैं थोड़ा सा। दया प्लस आनंद, क्या होगा? दया प्लस आनंद। दया में क्या है? यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए, आ, यहाँ से आ प्लस आ मिलकर बड़ी आ ही बना, तो दीर्घ आया, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ, यन, दीर्घ हो गया, यन हो गया, गुण हो गया, और एक वृद्धि और आयादि, टोटल 5 प्रकार का होता है संधि, स्वर संधि, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो दीर्घ संधि इसमें आपको दयानंद में देखने को मिलेगा। कैसा था क्वेश्चन? मजा आया? यथासंभव शब्द में प्रयुक्त समास का प्रकार बताइए। देखिए, यथासंभव एक समास जो है आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यथा वर्ड इसका पूर्व शब्द जो है से एक अव्यय है। यथा हो गया, प्रति हो गया, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सब अव्यय होते हैं। तो अव्यय मतलब जिसका किसी भी, जो अव्यय शब्द जिसका किसी भी लिंग, वचन, काल वगैरह में कहीं परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं आप लोग अव्यय। ओके, तो इसका जो है से पूर्व पद प्रधान होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और समस्त पद एक अव्यय जैसा कार्य करता है। यथासंभव, ठीक है,
जितना संभव हो सके, यथासंभव उसको बोलते हैं। अब यही भाव समास आता है। ठीक है, समास में टोटल 6 भेद होता है ना, याद रख लीजिएगा। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि द्वंद्व देखने को मिल गया, कर्म धारय और द्विगु 2 और जोड़ लीजिए, टोटल 6 प्रकार हो जाएगा समास। बाकी तत्पुरुष समास का अगर भेद अगर पूछते अंदर जाके तो इसका भी 6 भेद होता है ना, याद रख लीजिएगा। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तमोगुण, तमोगुण ना, देखते संधि विच्छेद कीजिए इसका। तम प्लस गुण क्या होगा, तम प्लस गुण, तम प्लस गुण आपको तमोगुण बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है, विसर्ग दिख रहा है आराम से विसर्ग लगा लीजिए, दैट सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओहो पुनः क्वेश्चन आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था, बताइएगा क्वेश्चन का कैसा लगा। इसका 50 क्वेश्चन टोटल आया था जिसमें 25 लिया हूँ, तो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिए। आप लोग शर्माते हैं अपना मतलब जय हिंद बोले में, नहीं जय हिंद जरूर लिखिए, भगवान माफ नहीं करेंगे नहीं तो। बाकी यहाँ तक आते हैं तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा ना। वीडियो आपका ज़बरदस्त आने वाला है, आपका स्पेशल सीरीज चलने वाला है, ओके, झारखंड वीडियो का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।